यस, चलो जी, एक बार सारे कनेक्शन में चेक कर रहा हूं, आवाज चेक कर रहा हूं। सभी लोग एक बार, जितने लोग ऑनलाइन कनेक्टेड है, फटाफट मुझे बता दो कि क्या मेरी आवाज आ रही है। तुमको तो आनी चाहिए मेरी आवाज, ठीक है। और जिसको नहीं आ रही है, बच्चों आज एक थोड़ा सा रीस्केड्यूलिंग हुआ है। ये टाइम करंटली लॉ का था, लेकिन दर्शन सर इज नॉट फीलिंग वेल, और इसी के लिए ये जो टाइमिंग है हमने इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा पोस्टपोन किया, और आज हम इकोनॉमिक्स पहले ले रहे हैं। यस और नो? यस। चलिए, तो अपने सारे दोस्तों को भी फटाफट बता दीजिए, आप भी फटाफट आ जाइए और वापस से वही मजे वाली राइड शुरू करते हैं। रेडी? गुड आफ्टरनून। हाँ, एक मिनट आ रहा है, मुझे याद आ रहा है। अगर आपको याद हो तो कल हम लोगों ने चालू किया था हमारा इकोनॉमिक्स एंड BCK, राइट? दिस इज द लेक्चर नंबर 2। सबसे पहले रिकॉल कर लेते हैं, हमारा रोज का फंडा यही रहेगा, सबसे पहले आना, पहले के दिन को रिवाइज करना, क्योंकि क्या है तुम लोग बड़े बिजी लोग हो, राइट? घर पे जाओगे, मेरा बाबू सोना जादू टोना करना पड़ता है, तो ये सब पढ़ाई वढ़ाई के लिए तो तुम्हें टाइम मिलेगा नहीं। तो बाबू सोना जादू टोना के टाइम पे पढ़ाई के लिए तो तुम्हें टाइम मिलेगा नहीं। तो चलो आओ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि भैया 100 मार्क का एक सब्जेक्ट है, तो अगर किसी का पहला दिन भी है तो कल का मैं बस फटाफट रिवाइज करवा रहा हूं, ध्यान से देखना। 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स एंड BCK। निगेटिव मार्किंग है 1/4 वाली, तो वो तो रहेगी ही, जाहिर सी बात है। हमें इकोनॉमिक्स है या बिजनेस इकोनॉमिक्स है? बिजनेस इकोनॉमिक्स है। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज फॉर 60 मार्क, वेयरएज BCK, KBC नहीं, BCK इज ऑफ 40 मार्क्स, राइट? यानी रिलेटिवली मैंने आपको पहले बोला, मार्क्स अगर क्लेम करना है ईमानदारी से BCK में जाने का, इजी है मार्क्स क्लेम करने का। इकोनॉमिक्स में बचे हुए जितना है वो कन्वर्ट कर लेने का, ठीक है मालिक? तो डिवीजन कुछ इस तरीके से है। 60 और 40 के केस में आपको क्या दिया गया है बेटा? डिवीजन दिया गया है। कितने टॉपिक है इकोनॉमिक्स के अंदर में? 5 टॉपिक है हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर में, कुछ इस तरह से डिवाइड किए गए हैं। और मैंने आपको इसको पढ़ने का सीक्वेंस भी बताया कि इसको किस सीक्वेंस में पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। यस, इसके साथ साथ BCK भी आपको बताया। BCK के अंदर करीब 6 टॉपिक कवर किए गए हैं, और इन 6 टॉपिक को पढ़ने का सीक्वेंस भी हमने आपको बताया था। कल हमने एक डिफरेंस पढ़ना शुरू किया था इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स के बीच में, लेकिन हमने इसको पढ़ा नहीं था, अगर आपको याद हो तो। इनफैक्ट हम ढूंढने निकल गए थे, अगर आपको याद हो तो हम ढूंढने निकल गए थे। क्या ढूंढने निकल गए थे? हम ढूंढने निकल गए थे कि भैया इकोनॉमिक्स जो है ये टेक्निकली एक रिसोर्सेस की बात है। याद होगा तो अपनी जो फ्रेंड थी, ये मॉल में गई थी खरीदी करने के लिए, याद है तुम्हें? और बोली थी हर एक चीज भैया आप पैक कर दो। ये सुनने के लिए अच्छा है, देखने के लिए अच्छा है, क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? नहीं, क्योंकि हमारे पास वांट्स कैसी है बेटा? अनलिमिटेड, लेकिन रिसोर्सेस कैसे बेटा? लिमिटेड। यस, इच्छाएं तो है कि हर गली में हमारा एक हर गली में हमारा एक घर हो, हाँ घर हो, राइट? कि हर गली से आए आवाज, पर ऐसा होता नहीं, राइट? ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ह्यूमन नीड्स आर अनलिमिटेड, बट रिसोर्सेज जो है मालिक इसके कैसे बेटा? लिमिटेड। और इसी के लिए सबसे पहले हम चले गए, इसका डिफरेंस पढ़ने से भी पहले हम चले गए कि आखिर रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं, राइट? तो हमें पता चला 5 M होते हैं सब रिसोर्सेज में। कितने M होते हैं? 5 M। 5 M होते हैं सर रिसोर्सेज में। कौन कौन से 5 M मुझे जल्दी से बताइए? मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, मेथड। यस, सबसे पहला था बेटा हमारे पास मैन। क्या था बेटा? मैन। मैन एक रिसोर्स तो है, लेकिन ये स्केर्ड रिसोर्सेज है। स्केर्ड रिसोर्सेज क्यों है इसके बारे में भी आपको बता दूं, और इस रिसोर्स को बहुत अच्छे से यूज करना पड़ेगा। हमने पॉइंट्स तो लिख के रख दिए थे, लेकिन हमने इसके आगे नहीं देखा था। तो चलिए आज देखते हैं, सबसे पहले मेन एक स्केर्ड रिसोर्सेज है। भैया मेन स्केर्ड रिसोर्सेज क्यों है, ये सबसे पहले दिमाग लगाना पड़ेगा। ये स्केर्ड रिसोर्सेज क्यों है? अच्छा मेरी एक बात बताइए, हम जब मेन की बात कर रहे हैं तो क्या हम मेल की बात कर रहे हैं? हाँ या हाँ? वेदर मेन इंक्लूड्स मेल? यस। इट ऑल्सो इंक्लूड फीमेल? बाकी सब? अरे एक मिनट, जब मैं मेन की बात कर रहा हूं तो क्या मैं सिर्फ मेन की बात कर रहा हूं, वुमेन की बात कर रहा हूं, या एवरी पर्सन? एवरी पर्सन। कम ऑन, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये डिफरेंस हटा दिया, तो हमारे पास ये डिफरेंस क्यों है?
अरे जब सुप्रीम कोर्ट ने ये डिफरेंस हटा दिया, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कोई है ही नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये डिफरेंस हटा दिया तो हम डिफरेंस क्यों रखें जीवन के अंदर में? तो याद रखें, हम जब यहां पे मेन की बात करें तो वी नॉट जस्ट इंक्लूड मेन, इट इंक्लूड्स एवरी ह्यूमन बीइंग। अच्छा, ये स्केयर्स क्यों है? सर कैसी बातें कर रहे हो, मेन कैसे स्केयर्स हुआ? सर मेन कैसे स्केयर्स हुआ, आप बताओगे मेरे को? यहां तो हर मिनट में 60 आ रहे हैं। अरे हर मिनट में 60 पैदा हो रहे हैं। लेकिन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने के लिए जो व्यक्ति लगता है ये स्किल्ड लगता है। हर काम के लिए एक स्पेशल स्किल रिक्वायर होता है। अगर कंपनी के अंदर में झाड़ू भी मारना है तो उसके लिए भी एक व्यक्ति चाहिए जिसको वो आता हो। हर एक जन नहीं कर सकता, यस और नो? हर एक जन नहीं कर सकता। कभी अपने मम्मी का काम करके देखना घर पे, आपको लगता होगा ये आसान है, लेकिन कोविड में जब तुमसे भी झाड़ू निकलवाए थे, पोछा लगवाया था, तब तुमको भी पता है ये काम आसान नहीं है। सो हर व्यक्ति, अब जैसे मैं एक बात बताता हूं, सबको लगता है टीचिंग आसान है, पर क्या ये सच में आसान है? नहीं। सो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में उसी स्किल का व्यक्ति मिलना ये एक स्केयर्ड एक्टिविटी है, ये हर एक के पास अवेलेबल नहीं है। सो मेन इज ऑल्सो स्केयर्ड, इसको बहुत अच्छे से यूज करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम चलिए और डीप जाते हैं और बेसिक से पढ़ते हैं। मेन स्केयर्ड रिसोर्स क्यों है, मैं आपको एक और बताता हूं। बिकॉज ह्यूमन बिहेवियर इज हाईली अनप्रिडिक्टेबल। ह्यूमन बिहेवियर इज हाईली अनप्रिडिक्टेबल। आप सभी केस में जीवन में एक ना एक दोस्त ऐसा होगा ही जो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है। बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल मतलब कब वो आदमी कौन सा कांड करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, बराबर है? ह्यूमन बिहेवियर इज हाईली अनप्रिडिक्टेबल। एक मन करता है कि ये भी कर लो, एक मन करता है ये भी कर लो, एक मन करता है ये भी कर लो। और ह्यूमन को अगर अच्छी तरीके से नहीं रखा, अगर उसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए मजा नहीं आया तो वो टिकेगा क्या? नहीं। ठीक उसी तरीके से अगर अपन लेक्चर में बैठे, लेक्चर के अंदर में मजा नहीं आया, आदमी बोलता तेल लगाने क्या लेक्चर, मेरे को मजा ही नहीं आ रहा, मैं करूं क्या? मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, मैं करूं क्या? ठीक उसी तरीके से बेटा किसी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स, यहां पे जब मेन की बात हो रही है तो मेन का मतलब है यहां पे ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स को बहुत संभाल के रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आपके पास का भरोसे वाला व्यक्ति, आपके पास का टैलेंट वाला व्यक्ति किसी और के पास चला गया तो जाहिर सी बात है इट इज अ बिग लॉस टू बिजनेस। इट इज अ बिग लॉस टू बिजनेस। सो व्हेन आई हियर रेफर अ मेन, मैंने कल आपको यहां पे जगह भी छुड़वाई थी मेरा बच्चा, आ जाओ पेज पे। व्हेन आई हियर रेफर मेन, मेन हियर मींस ह्यूमन रिसोर्स हैविंग प्रॉपर स्किल एंड टैलेंट। तो जब मैं यहां पे ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहा हूं, ह्यूमन रिसोर्स मतलब वो ह्यूमन रिसोर्स जिसके पास एक प्रॉपर स्किल और टैलेंट हो, राइट? हम ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहे हैं, इसके अंदर में मेन इंक्लूडेड है, वुमेन इंक्लूडेड है, इवन थर्ड जेंडर को भी उतने ही राइट है। ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देखिए सर, इज इट डन? तो मेन आर स्केयर्ड। अगर इसको ऑर्गेनाइजेशन में मजा नहीं आया वो काम करने रुकेगा नहीं, और फिर अल्टीमेटली जब आपके ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए लोग नहीं रहेंगे, अल्टीमेटली क्या हैम्पर होगा? बिजनेस। सेकंड, मनी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, बिजनेस में पैसा है तभी बिजनेस बहुत अच्छे से फंक्शन कर सकता है, यानी मनी इज ऑलवेज अ स्केयर्ड रिसोर्स। आप मुझे बताइए आज मेन की कमी कहां है? अगर आप देखो मेंस की कमी चल रही है यूक्रेन में, अगर आप चाहें तो इसके आगे एग्जांपल लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल यूक्रेन। वैसे भी हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, राइट? फॉर एग्जांपल यूक्रेन। आज यूक्रेन के अंदर में इशू क्या है? यूक्रेन के अंदर में इशू है लड़ने के लिए लोग नहीं है। अब लड़ने के लिए ऐसा थोड़ी ना कि कोई भी भाव को भेज दो वहां पर, भाव तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा लड़ने के लिए, ऐसा नहीं हो सकता ना मेरे भाई। वहां पे लड़ने के लिए आपके पास एक एप्रोप्रिएट स्किल सेट चाहिए, राइट? जो वहां पे है नहीं। तो एज ऑफ नाउ उनके पास, अगर हम यूक्रेन को एक इकोनॉमी के हिसाब से देखें तो इनके पास स्केयर्ड रिसोर्सेज में क्या है? मेन। फॉर एग्जांपल यूक्रेन लिख देना। दूसरा है मनी। इशू क्या है? कई जगह पे मनी इज अ स्केयर्ड रिसोर्स, मनी अवेलेबल नहीं होता। जैसे आप सब इंक्लूडिंग मी, हमारे पास एक स्केयर्ड रिसोर्स क्या है? मनी लिमिटेड है। इच्छा बहुत होती है इच्छा, मस्त केजीएफ में जाकर के बैठेंगे, रेक्लाइनर की सीट लेंगे, फिर हमें पता चलता है नहीं थोड़ा इज्जत के बाहर वाली बात हो रही है। रेक्लाइनर आता 600 रुपए का, वही पिक्चर वही सब कुछ, कोने वाली सीट 300 में भी मिलती। आप क्या करना चाहोगे? 300 बचाना चाहोगे, और यही 300 को कहीं और यूज करना चाहोगे, बिकॉज यू नो मनी इज स्केयर्ड,
राइट? अभी दूसरी बात, यही लड़कियां जब बाल कटाने के लिए जाती है, ये सादे जगह भी जा सकते हैं, स्लॉ में भी जा सकती हैं, बराबर है? आप कहां जाओगे, आप क्या चॉइस करोगे, ये काय पे डिपेंड कर रहा है? मनी। और ये क्यों चॉइस कर रहे हो मेरे भाई, बात बताना, ये चॉइस कर क्यों रहे हो? बिकॉज मनी इज स्केर्ड रिसोर्स। अगर अवेलेबल होता, गिवन अ चांस, पैसा अगर भरपूर है, तब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला आपको। लेकिन किसी भी व्यक्ति के पास, अगर आप देखोगे जेफ बेजोस, आज दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा उस आदमी के पास है। क्या जरूरत है इतना काम करने की? चुपचाप शांति से बिजनेस क्लोज डाउन करके आराम से बैठ सकता है। नहीं, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। भाई को अब चांद पे भी जाना है, मार्स पे भी जाना है। टेस्ला, आप सोचिए ना सर, इतना पैसा है, आदमी ने दोनों हाथों से भी पैसा खर्चा किया तो भी खत्म नहीं होने वाला जब तक जी रहा है। पर तकलीफ क्या है? चांद पे जाना है भाई को, मार्स पे जाना है भाई को। भाई तेरा सुपरस्टार, गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। समझ आ रही है? गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, भाई को अलग लेवल पे जाना है। यानी उस केस में भी कहीं ना कहीं आदमी जब बिजनेस डिसीजन लेता होगा, टेस्ला के केस में भी जब बिजनेस डिसीजन लेते होंगे, आपको नहीं लगता होगा एक इशू आता होगा, मनी इज स्केर्ड। यस, सो अच्छा मुझे एक बात बताइए, जब मैं मनी की बात कर रहा हूं, क्या मैं ओन कैपिटल की बात कर रहा हूं? क्या मैं ओन कैपिटल की बात कर रहा हूं या डेप्ट कैपिटल की भी बात कर रहा हूं? डेप्ट कैपिटल मतलब लोन एंड ऑल एटसेट्रा, सारी चीजें। मैं ऑलमोस्ट एवरी फंडिंग विच इज अवेलेबल टू अस की बात कर रहा हूं। सो मनी मीन्स फंड्स अवेलेबल एट द डिस्पोजल ऑफ बिजनेस। एग्जाम्पल दे सकते हो, आज किसके पास स्केर्ड है? श्रीलंका। आज इकोनॉमी टर्मोइल सिचुएशन पे चल रही है। अगर मैं इकोनॉमी की बात करूं, मैं सीधा सीधा इकोनॉमी पे एग्जांपल दिए जा रहा हूं मालिक आपको। हालांकि मैं सिर्फ इंडिया एज ए इकोनॉमी नहीं देख रहा हूं, इकोनॉमी एज ए ग्लोबल देख रहा हूं। एकदम रियल लाइफ एग्जांपल हमारे पास कि भैया कई चीजें स्केर्ड होती है। अब अगर आपको पता है श्रीलंका के पास आज पैसों की इतनी ज्यादा कमी है कि 12-12 घंटे इलेक्ट्रिसिटी कम पड़ रही है। श्रीलंका के अंदर में एग्जाम कैंसिल करना पड़ा बिकॉज पेपर खरीदने के भी पैसे नहीं थे, पेपर इंपोर्ट करने के पैसे नहीं थे, तो श्रीलंका में एग्जाम कैंसिल करनी पड़ी। सर हमारे को जिंदगी में ऐसा कब आने वाला है? मत दुआ करो ऐसा कभी आए। अपन बहुत अच्छे देश में बैठे, भारत माता की जय। अपन बहुत अच्छे देश में बैठे, आजू बाजू सब जगह प्रॉब्लम चल रही है, हम बहुत ईमानदारी से जीवन जी रहे। तीसरा स्केर्ड रिसोर्सेज है बेटा मशीन। तीसरा स्केर्ड रिसोर्सेज क्या है बेटा? मशीन। आपके पास मान लो पैसा भी है, मान लो ह्यूमन भी है, लेकिन कई बार क्या होता है, मशीन्स अवेलेबल नहीं होती, या जिस टेक्नोलॉजी की मशीन्स आपको चाहिए उस तरीके की अवेलेबल नहीं होती। अब छोटा सा एग्जांपल देखिए, स्केर्ड रिसोर्सेज कैसे होते हैं उसका एग्जांपल। आज जियो के पास बहुत अच्छे से पैसा है, वो 5G पे अपग्रेड कर सकते हैं। हां यहां आज एयरटेल के पास पैसा है, वो 5G पे अपग्रेड कर सकते हैं। यही मैं आइडिया वोडाफोन को बोलूं तो मालिक समझना, मालिक पॉइंट समझना, ऐसा नहीं। आज उनके पास इशू क्या है? मेन है, यस, मनी भी है, यस, लेकिन मशीन के लिए जो अगेन मनी लगने वाला है या अपग्रेड करने के लिए जो विजन लगने वाला है, इसमें कमी है। मैं नहीं है ये नहीं बोलूंगा, पर कमी है मैं ये जरूर बोलूंगा। यस, यही अगर दूसरे और 2-3 मोबाइल नेटवर्क को पकड़ो, BSNL, टाटा डोकोमो, तो आज इनके पास इशू क्या है? ये अपग्रेड करने के इशू है। अपग्रेड करने के इशू बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये देख रहे हैं इनका जो मार्केट शेयर बचा हुआ है ये बहुत कम है, एज कंपेयर टू इसको लगने वाली कॉस्ट जो है ये ज्यादा है। तो क्या ये इकोनॉमिकल है या नहीं, इसका डिसीजन भी तो कंपनी को लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी मशीन इज ऑल्सो अ स्केर्ड रिसोर्स, कि भैया सही टाइम पे सही मशीनरी सही जगह पे अवेलेबल होगी या नहीं। सो मशीन means plant and machinery to be used in business is scared. For example, in India, production of mask एक टाइम पे ये भी स्केर्ड रिसोर्सेज में था, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी और मास्क बनाने वाली जो मशीन थी ये बहुत कम। उतने अपग्रेडेड मास्क बनाने वाली मशीन जो थी ये कैसी थी बेटा? कम। तो ये भी एक रिसर्च स्केर्ड हो गया। उस टाइम पे कल ही मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि बॉस हैंड सैनिटाइजर वाली जो कंपनीज थी, वो प्रोडक्शन इतना ज्यादा, रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा आ गई थी और प्रोडक्शन इतना कम था कि ऑलमोस्ट फिर बाकी सारे कलर में चालू हो गए हम।
आज कल हमने, अगर आपको याद हो तो इस पे एक और एग्जांपल दिया था, चिप, कार में लगने वाली जो चिप्स है, आज उसकी कमी है। मेन है, मनी है, लेकिन मशीन इशू है कि बॉस वो चिप्स ही नहीं बन पा रही है, चिप्स उतनी अवेलेबल नहीं हो पा रही है। देन रॉ मटेरियल, मटेरियल अवेलेबिलिटी भी इज ऑल्सो मेनी टाइम्स स्केर्ड। फॉर एग्जाम्पल, कल हमने एग्जाम्पल लिया था बेटा नींबू, कल हमने एग्जाम्पल लिया था नींबू। आप बताइए, भारत का रिक्वायरमेंट रोज रात नींबू का लगता है भैया, दिन में और रात में, भारत में दोनों टाइम नींबू लगता है। दिन में दुकान के बाहर लगाने के लिए, और रात का तो पता ही है आपको। यस, दोनों टाइम आज नींबू लगता है भैया। मटेरियल की कमी है, आज डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, और इसीलिए तो उस प्रोडक्ट का प्राइस कहीं और चला गया है। यस, मटेरियल इज द इशू। आप मुझे बताइए, गर्मी के अंदर में कौन कौन से ऐसे मटेरियल है जिसकी डिमांड बहुत बढ़ जाती है? सोच के देखो, पहला एसी, दूसरा आइसक्रीम, जो भी चीज ठंडी है, जैसे आइसक्रीम हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, या एनी अदर थिंग जो गर्मी में सबसे ज्यादा यूज होती है। आप देखिए इनके प्राइसेस में फ्लक्चुएशन आते हैं, इनके प्राइसेस में क्या आते हैं? फ्लक्चुएशन। फटाकों का टाइम होगा, यही दिवाली के अंदर में ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। यानी रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी इज मेनी टाइम्स स्केर्ड, क्योंकि आपको जितना प्रोडक्शन करना है उतना ही अवेलेबिलिटी होना जरूरी नहीं है। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। कूलर हो गया, कूलर के लिए घास तो मिलनी चाहिए। आपको याद है, हर गर्मियों में हमारे घर पे कूलर चेंज होना हो, कूलर की घास जरूर चेंज होती है, उसका रॉ मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जो स्केर्ड है। एंड मेथड्स, हाउ एक्टिविटीज आर कंडक्टेड। कल आपको याद हो तो हमने इसमें एग्जाम्पल लिया था रिलायंस कम्युनिकेशन का, नोकिया का। इनके पास मेथड्स के इशू थे। रिलायंस कम्युनिकेशन, एक टाइम पे रिलायंस कम्युनिकेशन, कर लो दुनिया मुट्ठी में, बहुत बड़ा फोन था, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जियो हैज टेक इट ओवर। नोकिया, एवरीबॉडी, यस और नो? सो इकोनॉमिक्स क्या था? अगर आपको याद हो तो कल हमने एक लाइन लिखी थी, वी नीड इकोनॉमिक बिकॉज रिसोर्सेज आर स्केर्ड। तो हम ढूंढने निकले रिसोर्सेज मतलब क्या होता है। क्या मेरे बच्चे को पता है अब रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं? 5 रिसोर्सेज हमारे पास स्केर्ड है। या तो कभी मेन की कमी होगी, या तो कभी मशीन की कमी होगी, या तो मटेरियल की कमी होगी, किसी ना किसी एक चीज में हमारे पास हाथ तंग होगा ही। और इकोनॉमिक इज ऑल अबाउट वी नीड इकोनॉमिक बिकॉज रिसोर्सेज आर स्केर्ड एंड वी नीड टू एलोकेट इट। अब अगर मेरे पास 1000 रुपए है, सपोज मेरा बर्थडे है, और मेरे बर्थडे पे मेरे को नानी ने, दादी ने, मम्मी ने, किसी ने भी 1000 रुपए दिया, पप्पा तो देते नहीं, ठीक है? पप्पा ये सब नहीं देते, दे करके मम्मी या यही सब दे सकते, मम्मी, दादी या नानी दे सकते। इनने 1000 रुपए दिया। अब प्रॉब्लम क्या है पता है? इस 1000 रुपए को यूज कैसे करना इज एक्चुअली द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। खत्म। इस 1000 रुपए को, अब इस 1000 से कुछ भी हो सकता है मेरे भाई। या तो इस 1000 रुपए से तू जाके एक ड्रेस खरीद ले, या फिर एक ड्रेस सस्ता ले ले और पार्टी कर ले, या फिर ये 1000 रुपए तेरे मूवी एंड अदर चीजों में उड़ा दे, ड्रेस मत ले। तेरे पास रिसोर्सेस कौन सा स्केर्ड है? मनी। तो तेरे को जितने तेरी ख्वाहिशें पूरी करनी है, वांट्स आर अनलिमिटेड। भाई मेरे बर्थडे पे ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, सब ठीक है, पर तेरे पास रिसोर्सेस स्केर्ड है। तो अगर तेरे को ये स्केर्ड रिसोर्सेस को एप्रोप्रिएट यूज करना है, दैट इज नथिंग बट इकोनॉमिक्स। यस, ये पढ़ लिया बेटा। यहां से आते हैं हम वापस से, आखिर इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स में फर्क क्या है? क्या पढ़ेंगे बेटा? इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर में फर्क क्या है, यही फर्क को देखना है। यस, चलो जी, अब आते हैं इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स में फर्क क्या है। मैंने आपको पहले ही बताया, जब हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की, हम बात कर रहे हैं एक पूरे के पूरे इकोनॉमी की, मतलब किसी सिटी, देश या एक पर्टिकुलर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। जब हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो हम एक ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेस की बात कर रहे हैं। यानी अगर मैं तुमको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊं, इसका मतलब भारत देश के अंदर में
जैसे जीडीपी क्या चालू है, भारत ने क्या प्रोडक्शन करना चाहिए, क्या कंज्यूम करना चाहिए, हर कंट्री का अपना एक अलग पहचान है, क्योंकि उसका इकोनॉमिक उस तरीके से चल रहा है। जैसे ही मैं आपको कहता हूं कि भैया जापान, आप जापान को किस एंगल से देखते हो, क्या ऐसा है जापान में? हां, आप जानते हो वहां टेक्नोलॉजी बहुत भयानक प्रोड्यूस होती है। जब मैं बात करता हूं इंडिया की, तो हमारा इंडिया इकोनॉमी काय पे बेस्ड है? एग्रीकल्चर, यस एग्रीकल्चर। दूसरा एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्सपोर्ट, टेक्सटाइल, भैया इंडिया बहुत फेमस है टेक्सटाइल के लिए। मशीनरीज, यस, स्पाइसेस, ये हमारा इकोनॉमिक्स हो गया, हमारा इकोनॉमी इस चीज पे बेस्ड है। यस, पाकिस्तान यस, पाकिस्तान भी अपने अपने कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स में फेमस है। जब मैं कहता हूं चाइना, चाइना अगेन, अरे चाइना 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 भी प्रोडक्शन ऑफ वेरियस थिंग। पहला टॉयज, अगर आप देखो आज जितना भी टॉयज आता है ये मैक्सिमम चाइना से है। यस, इसके अलावा फर्निशिंग्स, जितने भी फर्निशिंग प्रोडक्ट्स देखोगे आप, ये चाइना में बेस्ड है। जितने फर्निशिंग प्रोडक्ट्स देखोगे आप चाइना के अंदर में बेस्ड है। तीसरा इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स अगर रोबोटिक्स की बात करोगे जापान, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करोगे चाइना। मोबाइल हैंडसेट चाइना उसके अंदर में प्राइम इस पे है। तो जब मैं बात कर रहा हूं आपकी एक इकोनॉमी किस चीज के ऊपर चलती है, हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की। और अगर मैं आपसे कहूं कि रिलायंस का वर्किंग कैसा हो रहा है, मैं बात कर रहा हूं बिजनेस इकोनॉमिक्स की। आर यू गेटिंग इट? यहां पे बिजनेस इकोनॉमिक्स में हमें देश से इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता, हमारा ऑर्गेनाइजेशन में क्या कंज्यूम होना चाहिए, कितना रॉ मटेरियल होना चाहिए, कितने गुड्स एंड सर्विसेज आनी चाहिए, ये सारी चीज काय पे बेस्ड है? बोलो बेटा, बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो मोटे मोटे तौर पे हमें इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स का क्या फर्क समझ में आता है कि हम जब बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, एक इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, एक इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। लेकिन जब मैं इकोनॉमिक्स की बात करता हूं तो मैं किसकी बात कर रहा हूं मेरा बच्चा? एक पर्टिकुलर कंट्री या एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन, इज इट द राइट वर्ड? ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात कर रहा हूं कि वहां क्या कंज्यूम होता है, वहां की डिमांड, वहां की सप्लाई कितनी है, उस पर मैं बात कर रहा हूं। तो चलिए दोनों के बीच का डिफरेंस लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं इकोनॉमिक्स और फिर लिखते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। आएंगे आएंगे आगे आएंगे, डोंट वरी। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज। Economics is a branch of knowledge which is concerned with production, consumption and transfer of wealth. इट इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज। ये ऑल टुगेदर एक सेपरेट नॉलेज है, ये ऑल टुगेदर एक सेपरेट नॉलेज है। लेकिन ये नॉलेज किसका है? देश क्या प्रोड्यूस करेगा, देश क्या कंज्यूम करेगा, देश का वेल्थ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कैसे जाएगा, अमीरों से गरीबों तक का एक वेल्थ ट्रांसफर किस तरीके से होना चाहिए। इकोनॉमी तब वर्क करती है जब इकोनॉमी में पैसा सर्कुलेट होता है। जिनके पास पैसा है वो उनसे सर्विसेज लेते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है या कम है, एंड दैट्स हाउ ट्रांसफर इज मेड। सो इट इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज विच इज कंसर्न विद प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड ट्रांसफर ऑफ वेल्थ, ट्रांसफर ऑफ वेल्थ। यही बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात मैं करूं, यही बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात मैं करूं, इट इज द यूज ऑफ इकोनॉमिक, इट इज द यूज ऑफ economic analysis to make business decisions involving best use of organizational resources. It is the use of economic analysis to make business decision। काय के लिए? क्या डिसीजन लेने के लिए?
बिजनेस डिसीजन लेने के लिए इन्वॉल्विंग द बेस्ट यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेस। हमें रिसोर्सेस का बेस्ट यूज ही क्यों करना है? बिकॉज एवरीबडी बिकॉज रिसोर्सेज आर स्केर्ड। तो हमारा बिजनेस में प्रॉफिट तब जनरेट होगा, हमारे बिजनेस में प्रॉफिट तब जनरेट होगा, या हमारा बिजनेस सक्सेसफुल तब होगा जब हम हमारे रिसोर्सेज को यूज करेंगे बिजनेस डिसीजंस के लिए, जब हम हमारे रिसोर्सेज को यूज करेंगे बिजनेस डिसीजंस के लिए, जब हम हमारे रिसोर्सेज को यूज करेंगे बिजनेस डिसीजंस के लिए। तो अगर किसी भी बिजनेस में रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज किया, बिजनेस विल हैव सक्सेस। वैसे ही किसी भी देश में अगर रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज किया, देश विल बी सक्सेसफुल और दैट कंट्री विल बी मोर फ्लरिश्ड इन टर्म्स ऑफ वेल्थ। अब आप मुझे बताइए, क्या पर कैपिटा इनकम जो भारत के लोगों की है, क्या उतनी ही यूएसए वालों की भी है? नहीं, यूएसए वालों की ज्यादा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं यूएसए ने कुछ ऐसे डिसीजन जरूर लिए होंगे जिससे वहां की ओवरऑल वेल्थ बढ़ी। यस, एट द सेम टाइम श्रीलंका में कहीं ना कुछ ऐसे डिसीजंस लिए गए होंगे जहां से उनकी वेल्थ कम हुई। यानी देश के लिए इकोनॉमिक्स क्यों जरूरी हो जाता है? क्यों? क्योंकि इससे देश या तो समृद्ध हो सकता है, वेल्दी हो सकता है, या तो देश बर्बाद भी हो सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देश बर्बाद भी हो सकता है। तो अगर मैं ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करूं, बड़े लेवल पे बात करूं, हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। अगर मैं किसी एक बिजनेस की बात कर रहा हूं, तो मैं क्या बात कर रहा हूं? बिजनेस इकोनॉमिक्स। आपको क्या कवर किया गया है? बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब आपके सिलेबस में बिजनेस इकोनॉमिक्स ही क्यों है? पूछो ना क्यों। मेरे भाई, तुम बनने जा रहे हो प्रोफेशनल। तुम क्या बनने जा रहे हो? प्रोफेशनल। तुम देश चलाने जा रहे हो? तुम क्या चलाने जा रहे हो? बिजनेस। तुम क्लाइंट का बिजनेस हैंडल करने जा रहे हो, एंड दैट इज द रीजन तुम्हें बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ाया जा रहा है रादर देन जस्ट इकोनॉमिक्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट मेरा बच्चा? अब तेरे बिल्कुल ज्ञान चक्षु खुल रहे होंगे कल से लेके आज तक का पूरा, कि हमको बिजनेस इकोनॉमिक्स क्यों है रादर देन जस्ट इकोनॉमिक्स। रीजन मेरे भाई, तेरे को है ना देश चलाने के लिए, प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं पढ़ाया जा रहा है। तू बन जाए ये विषय अलग है, पर तेरे को ना समझ में आ रही है, तेरे को देश चलाना नहीं है। ओ चम्मी कपूर, तेरे को देश नहीं चलाना, तेरे को क्या चलानी है? कंपनी चलानी है। बिजनेस जो डिसीजंस लेगी, कल ही मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, आपके कुछ बिजनेस डिसीजंस कई कंपनी के लिए करोड़ों का फायदा क्रिएट कर गए। कौन कौन सी कंपनी थी? कल याद करो। किटकैट। आपने देखा जाके ऑनलाइन? आपने देखा कि नहीं देखा मालिक ऑनलाइन? किटकैट, पैराशूट, सचिन तेंदुलकर। आप देखिए ना सर, ऑनलाइन सर्च कीजिए सर, आपको सब कुछ मिलेगा। आपको पता चलेगा अच्छा ये ऐसा भी था। चलिए आज का एक होम एक्सरसाइज देता हूं, खुद के घर पे करना। सचिन तेंदुलकर सर के अलावा भी करंट क्रिकेट में एक ऐसा व्यक्ति है जो अगेन एक्टर है। परफेक्ट एग्जाम्पल। यस, धोनी जी और विराट कोहली दोनों का स्टेटस भी सेम है। अब आप मुझे बताइए, इनको अपन जानते ही काहे के लिए? क्रिकेट। पर इनकम टैक्स में ये कुछ और है। समझ में आ रही बात? तो एक इकोनॉमिक एडवाइस मालिक, एक छोटा सा इकोनॉमिक एडवाइस आपका बहुत कुछ बदलता है, आपका बहुत कुछ बदलता है। एवरीबॉडी यस और नो? चलिए वापस से एक बार मेरा बच्चा मेरे पास रिवाइज करेगा। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज। ब्रांच ऑफ नॉलेज काय से कंसर्न है? एक देश में क्या क्या प्रोड्यूस होगा, ये डिसीजन, मैक्रो डिसीजन। एक देश में हमने क्या प्रोड्यूस करना चाहिए। अगर आप देखिए हमारे देश के, भारत के प्रधानमंत्री जी, यस नरेंद्र मोदी जी, भाई और बहनों, और देश के प्रधान, भाई और बहनों, मेक इन इंडिया हमारा एक ही नारा होना चाहिए। आपको क्या लगता है, देश के प्रधानमंत्री आके जो बार बार कह रहे हैं मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, यस क्यों कर रहे हैं? इससे क्या बढ़ेगा? देश का वेल्थ बढ़ेगा। क्योंकि हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, क्या कंज्यूम करते हैं, और कैसे वेल्थ ट्रांसफर होती है, ये काम की चीज है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री किस पे फोकस कर रहे हैं? मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया कंटिन्यू किए जा रहे हैं। क्यों किए जा रहे हैं? प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारे देश का मैकेनिज्म बदलेगा, वेल्थ बढ़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वो ये करने की कोशिश कर रहे हैं। यही रिलायंस क्या करने की कोशिश कर रहा है? जितने रिसोर्सेज उनके पास है उसको बस वो अपने बेस्ट तरीके से यूज करने की कोशिश कर रहा। आज देखिए मैं रिलायंस का आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक फंडा समझाता हूं। अगर आप देखिए आज रिलायंस मेनली दो चीजों के लिए जाना जाता है। पहला तेल,
रिफाइनरी जामनगर में, पहला तेल रिफाइनरी जामनगर में, और दूसरा वो जाना जाता है किस चीज के लिए बेटा? अरे जियो तो अब आया है रे, एंटरटेनमेंट नहीं, वो दूसरे भाई के पास है, मैं मुकेश अंबानी साहब की बात कर रहा हूं। दो चीजों के लिए जाना जाता है, एक रिफाइनरी और दूसरा टेक्सटाइल। टेक्सटाइल रिलायंस, हाँ रिलायंस टेक्सटाइल के लिए जाना जाता है। विमल, सर बोलो जुबा केसरी, कपड़ा विमल, बोलो जुबा केसरी नहीं, कपड़ा विमल। विमल के कपड़े भी आते हैं सर, वो जो अजय देवगन साहब पहनते हैं वो, अरे झंडू बाम वो नहीं, अरे विमल के कपड़े आते हैं भाई, टेक्सटाइल, टेक्सटाइल रिलायंस का फैब्रिक बहुत ज्यादा चलता है, बहुत ज्यादा चलता है। अगर मैं आज आपसे एक बात कहूं, आप बिलीव करेंगे या नहीं करेंगे, आई डोंट नो, इसके बहुत से चांसेस हैं इस सीजन में जो आप आम खा रहे होंगे ना, ये रिलायंस के होंगे। हाँ बहुत ज्यादा चांसेस है। इनफैक्ट ये चीज द अदर डे न्यूज में भी बता रहा था, हुआ ये था 1985 टू 1990 के बीच में रिलायंस के ऊपर केसेस चल रहे थे कि भैया इनका जो कंपनी से एमिशन हो रहा था, कार्बन एमिशन, वो इतना ज्यादा हो रहा था जिसके कारण पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने उन्हें कहा था कि आपको इतने पेड़ लगाने होंगे। ठहरे अपने गुज्जू भाई, ठहरे अपने गुज्जू भाई, आजू बाजू की इंडस्ट्री की पूरी लैंड ले ली और वहां पे लगा दिया आम के पेड़, वहां पे लगा दिया आम के पेड़। और वहां से उन्होंने एक और डेवलपमेंट चालू की, उन्होंने बहुत सारे बगीचे खरीदने शुरू कर दिए, लैंड एक्विजिशन करते और पूरे के पूरे आम के बगीचों के, क्योंकि उनको पता था देश में बाकी कुछ हो ना हो पर गर्मियों में आम और आम का रस अलग सुख है ये जीवन में, ये उनको पता था। तो बहुत से चांसेस है इस, इनफैक्ट मैंने पुणे में भी देखा कि बॉक्स है ना, बॉक्स के ऊपर बाकायदा जियो एंड रिलायंस का ब्रांडिंग आ रहा है। तो इसके बहुत से चांसेस है शायद इस सीजन में जो हम आम खाएं वो कहीं ना कहीं रिलायंस की तरफ से भी आ रहे हो। यस, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? अब इन्होंने देखा कि देखो रिलायंस ने बिजनेस इकोनॉमिक्स को कैसे टर्न किया। अब इन्होंने देखा कि भैया तेल धीरे धीरे भारत ई एनर्जी पे शिफ्ट हो रहा है। अगर आप देखो ई व्हीकल्स, यानी जाहिर सी बात है पेट्रोल और डीजल का कंजम्पशन बेटा बढ़ने वाला है या कम होने वाला? यानी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिलायंस का बिजनेस बढ़ने वाला है या कम होने वाला? यानी कम, बंद नहीं होता, कम हो जाएगा, राइट। बट एक चीज देखो, रिलायंस ने सही टाइम पे डाइवर्सिफाई कर लिया, उनको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि अब देश सस्टेनेबल एनर्जी की ओर जा रहा है, राइट। ये काम कम होने वाला है या ऑलमोस्ट बंद होने वाला है। उन्होंने सही टाइम पे 2013 से ही क्या कर लिया, कायम में एंटर कर दिया टेलीकॉम, क्योंकि उनको समझ में आ गया लोग बात करना कभी नहीं बंद करने वाले। लोग क्या नहीं करने वाले? बात करना कभी नहीं बंद करने वाले। हमारी मम्मी को ही देख लो ना साहब, 2 घंटे मासी से बात करेगी, 2 घंटा मासी से बात करेगी, एंड इसी बात पे होगा, चल फ्री होके बात करती हूं। तो 2 घंटे कर क्या लेते हैं आप जीवन में? बात उधर ही एंड होने वाली है लाइफ में। 2 घंटा बात करने के बाद मासी से पूरी पंचायती करने के बाद चल मैं फ्री होके बात करती हूँ। और तो तुम 2 घंटे से कर क्या रहे थे जीवन में? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लोग, उनको ये तो समझ में आ गया कि ये जो बड़े हैं ये बात करे बगैर रहने नहीं वाले। दूसरी बात ये बात कर रहे बगैर रहने नहीं वाले, एंड एट द सेम टाइम लोगों को अब चढ़ गया है इंटरनेट का चस्का। फ्री में, आप सोचो पहले एक जमाना हुआ करता था जब मम्मी पापा हमको बोला करते थे रखना फोन, आज उल्टा हो रहा, हमको उनको बोलना पड़ता मैं आ गया प्लीज फोन रखो। आज हमारे मम्मी रोज सुबह उठ के हैप्पी फैमिली ग्रुप के ऊपर जो मैसेज आते रहते हैं जिसको आप देखते नहीं, लॉग इन लॉग आउट, याद आ रहा है? हाँ, तो इनको लग गया चस्का। और दूसरा यंग क्राउड है, उनको तो डेटा लगता ही है ना, जरूरत है उनकी। अरे उनकी तो जरूरत है ना यार, अपनी अपनी जरूरतें है भाई, उनकी अलग जरूरत है जीवन में, तो वो अपने जीवन की जरूरतें पूरी करे जा रहे हैं। तो उन्होंने बहुत सही टाइम पे क्या कर दिया, बिजनेस को कर दिया डाइवर्सिफाई। जो पैसा आ रहा था पैसा लगाया नए बिजनेस के अंदर से, जिससे वापस से कैश जनरेट करना शुरू किया। एट द सेम टाइम इन्होंने ये देखा कि भैया टेलीकॉम बिजनेस जो है इसके अंदर में कभी ना कभी कंपटीशन रहेगा। ये कहां एंटर कर गए? रिटेल बिजनेस। इनको समझ में आ गया ऑनलाइन बिजनेस एक बहुत बड़ा बिजनेस है। इन्होंने अगेन प्रॉफिट निकाला, कहां से? तेल भंडार से अगेन प्रॉफिट निकाला। प्रॉफिट निकाल करके एक वेबसाइट बना दी। बताओ वेबसाइट का नाम है? अजियो।
दिस इज द राइट आंसर। आजियो, आजियो का जो वेबसाइट है आज कपड़ों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, राइट। मिंत्रा और आजियो ये दो सबसे ज्यादा चलते हैं ब्रांड कपड़ों की बात करें। आप अमेजोन पे जाके बाकी कोई भी गुड्स ले लो, आप कपड़ा अमेजोन से नहीं लेते, आप इसके लिए जाते हो या तो मिंत्रा या तो आजियो। तो आज आजियो बहुत बड़ा ब्रांड है। उन्होंने क्या किया, उनको समझ में आ गया, उन्होंने बहुत अच्छे से अपने पैसे को यूज किया और इसको दूसरे बिजनेस में डाइवर्सिफाई कर दिया। एंड दैट इज द रीजन दे कंटिन्यू टू बी ऑन नंबर 1 और इन द टॉप 10 एज द केस में भी। समझ में आ रही है बात? सो व्हाट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स? बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट यूटिलाइजिंग योर रिसोर्सेज। सही टाइम पे बिजनेस को क्या करना, स्विच, या तो सही टाइम पे बिजनेस के पैसे को क्या कर देना, स्विच। एंड दैट इज हाउ रिसोर्सेज स्विच करो, मनी स्विच करो, आपके सारे रिसोर्सेज को सही काम पे लगाओ तो बिजनेस हिट रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो क्या मेरे बच्चे को क्लियर है व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स? क्लियर है? अच्छा, बट अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। सर वो सब तो ठीक है सर, मेरे को और डीप में जाना है, बहुत डीप में जाना है। आप मेरे को ये बताओ आखिर ये सब्जेक्ट बनाया किसने? आखिर हमें आज ये जो तकलीफ हो रही है ये तकलीफ हमें दी किसने? भाई बात समझना, ये तो पता चले लाया किसने था जीवन के अंदर में। चलिए, तो अगर मैं आपको हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स बताऊं तो कैसा लगेगा आपको? मजा आएगा? हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स, आखिर ये आया कहां से है? हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स, वैसे अगर मैं बात करूं, अंग्रेजों की बात छोड़ दिया जाए, अंग्रेजों से भी और पीछे चलते हैं। भारत हमेशा से एक समृद्ध देश रहा है। यहां पे हमेशा से ऋषि मुनि रहे हैं, वो लोग जो रिसर्च करा करते थे, इसीलिए ऋषि जो रिसर्च किया करते थे किसी ना किसी चीज में। इनमें एक बहुत समझदार व्यक्ति था, अगर आपको याद हो तो, यस, चाणक्य। चाणक्य ने अपनी बुक अर्थशास्त्र, सबसे पहला रेफरेंस, अगर मैं बहुत ओल्ड जाऊं तो चाणक्य जी ने अर्थशास्त्र बुक लिखी थी। इट वॉज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स ऑफ अ किंगडम। किसी राज्य का इकोनॉमिक्स किस तरीके से वर्क होना चाहिए, यह सबसे पहले चाणक्य ने लिखा था। और उन्होंने बहुत अच्छे से रूल भी किया इस फंडे से। लेकिन आपको तो पता है, अंग्रेज आ गए और उन्होंने अपनी किताबों में अपने नाम लिख दिए। आपकी किताब के हिसाब से एडम स्मिथ। आपको जो याद रखना है वो ये, बड़ा होके एमसीक्यू बनेगा, ये बड़ा होके क्या बनेगा, एमसीक्यू बनेगा। सो एडम स्मिथ, ये भाई को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। इसी बच्चे को, इसी आदमी को, इसी वृद्ध आदमी को फादर ऑफ कैपिटलिज्म भी कहा जाता है। यह भी बड़ा होकर एमसीक्यू बनेगा। इसे फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। एडम स्मिथ को फादर ऑफ कैपिटलिज्म भी कहा जाता है। एडम स्मिथ का एक बुक जिसने तहलका मचा दिया साहब, हर इकोनॉमी में तहलका मचा दिया। देखिए, चाणक्य जी जिस टाइम को बिलोंग करते थे ना, उस टाइम पे इकोनॉमिक्स को एज अ सेपरेट सब्जेक्ट कभी नहीं पकड़ाया जाता था। इकोनॉमिक्स को एज अ सेपरेट सब्जेक्ट कभी नहीं पढ़ाया जाता था। लेकिन चाणक्य जी एक बहुत ओल्ड टाइम में थे। एडम स्मिथ वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने क्या देखा, इकोनॉमिक्स एक सेपरेट पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। इट इज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ नॉलेज। ये किसी और सब्जेक्ट के साथ पढ़ा नहीं जा सकता। तो एडम स्मिथ ने अपनी, आपको पता है एडम स्मिथ की 2 बुक्स है जो पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है आज भी, वर्ल्ड वाइड फेमस है आज भी। और इनकी जो एक बुक है, इसको कहा जाता है वेल्थ ऑफ नेशन। क्या कहा जाता है बोल मेरा बच्चा? वेल्थ ऑफ नेशन। यह सबसे ज्यादा चर्चित बुक है। यह भी बड़ा होकर एमसीक्यू बनेगा। तो आज हमने टेक्निकली 2 एमसीक्यू की बात करी। आज हमने कितने एमसीक्यू की बात करी? टेक्निकली 2 एमसीक्यू की बात करी। सो एडम स्मिथ का वेल्थ ऑफ नेशन जो बुक है, यह सबसे ज्यादा फेमस है इकोनॉमिक्स के ऊपर। यही वो फर्स्ट बुक था जिसने इकोनॉमिक्स को एक सेपरेट सब्जेक्ट की ओर लेके गया, जिसने इकोनॉमिक्स को एक सेपरेट सब्जेक्ट्स की ओर लेके गया। आप और मैं इन्हें प्यार से एडम बाबा बुलाते हैं।
आप और मैं इन्हें प्यार से हम एडम बाबा बुलाते हैं। सो फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ कैपिटलिज्म, दोनों भी कौन है? एडम स्मिथ। इनने अपनी एक बुक लिखी, बुक का नाम क्या था बेटा, बोल जल्दी से, वेल्थ ऑफ नेशन। तो इनकी जो बुक है वेल्थ ऑफ नेशन, इसके अंदर में आपको फर्स्ट ट्रेस मिलता है इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट का। तो अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं कि ये आया कहां से है, तो सबसे पहले एक टाइम था, चाणक्य जी ने अपनी अर्थशास्त्र के अंदर में इसका जिक्र किया था, लेकिन वो ओल्ड टाइम्स था। मॉडर्न टाइम्स में इकोनॉमिक्स को देखने का एक नया तरीका बना, एक सेपरेट ब्रांच बना, एक सेपरेट सब्जेक्ट एडम स्मिथ ने डाला। इसीलिए हम फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहते हैं एडम स्मिथ को, फादर ऑफ कैपिटलिज्म भी कहते हैं। आगे चल के पता चलेगा कैपिटलिज्म क्या होता है, तो अभी नहीं पता चलेगा बट समझेगा आपको। और इसे वेल्थ ऑफ नेशन बुक के अंदर में क्या किया गया था, रेफर किया गया था। पहले इतना लिख लो फिर आगे बताता हूं। इस बुक का अगर आप नाम देखोगे ना, तो इस बुक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। डन हुआ मेरे बच्चा? सभी लोग, जितने लोग ऑनलाइन कनेक्टेड है बेटा, थैंक यू सो मच। आप कंटिन्यूअसली रिप्लाई किए जा रहे हो और मैं आपके हर रिप्लाई को देख रहा हूं, डोंट वरी अबाउट इट। सर आपका टैटू दिखाओ, आगे आएगा रे, लेक्चर में बताऊंगा ये टैटू का मीनिंग क्या है। रुक जा, अभी चालू किए, कंसेप्ट चालू कर, मेरे बारे में समझने के लिए दुनिया पड़ी। फाइनल तक के तेरे साथ हूं, तेरा भाई तेरा फाइनल तक के चलाएगा गाड़ी। डन, ये पढ़ लिया। अब आप ये पूछेंगे कि सर वो सब तो ठीक है, इकोनॉमिक वर्ड कहां से आया ये बताओ। ये तो बता दिया, लाया किसने था, ये भी बताओ इकोनॉमिक वर्ड ही क्यों सूझा। भाई कुछ और भी सूझ सकता था, लव सूझ सकता था, लव नाम रखा जा सकता था, विजय नाम रखा जा सकता था, ठीक है, आप पढ़ा रहे हो, आपका ही नाम रख देते, एडम स्मिथ खुद का नाम रख देते थे। इकोनॉमिक्स नाम ही कहां से आया? आपके मन में सवाल आना चाहिए, पूछो ना कहां से आया। हाँ, कहां से आया? अगर मैं खोदने के लिए जाऊं वर्ड इकोनॉमिक्स को, भैया अगर मैं खोदने के लिए जाऊं वर्ड इकोनॉमिक्स को, तो इकोनॉमिक एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक के लोगों को दो काम थे, दूसरा था वर्ड बनाना। ग्रीक के लोगों को कितने काम थे बेटा? दो। दूसरा काम था वर्ड बनाना, पहला मत पूछना, ठीक है। तो ये ग्रीक वर्ड है, और ये ग्रीक वर्ड है ओकियो एंड नोमोस। क्या वर्ड है बेटा? ओकियो एंड नोमोस। यानी ये ग्रीक वर्ड है ओइकोस एंड नोमोस। इन दोनों को मिला करके एक वर्ड बनता है इकोनॉमिया। हालांकि ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, ओइकोस और नोमोस। ओइकोस का मतलब क्या होता है? ओइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड, एंड नोमोस का मतलब होता है लॉ। सो हाउस होल्ड लॉ, दैट्स वाई इसे इकोनॉमिक्स को ऑल्सो रेफर्ड एज लॉ ऑफ हाउस होल्ड। यहां पे जब हम हाउस की बात कर रहे हैं, वी मीन एंड इंक्लूड अ कंट्री
और अ किंगडम और अ बिजनेस। तो यहां पे जो हाउस की बात करें ये जनरल हाउस की नहीं, जनरल हाउस पे तो ये अप्लाई होता ही है कि एक घर किस तरह से चलना चाहिए, पर हम जब इस इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे एक घर, एक कंट्री, एक बिजनेस किस तरीके से चलना चाहिए उस पैरामीटर में पढ़ेंगे। सो भैया ये भी बड़ा होके एमसीक्यू बनेगा। सो वर्ड इकोनॉमिक इज अ ग्रीक वर्ड, इकोनॉमिया, जो आइकोस एंड नोमोस पे बना है। आइकोस इज हाउसहोल्ड, nomos is law, and that's how it is also called as law of household. समझ में आया बेटा? तो इकोनॉमिक्स वर्ड ही क्यों? क्योंकि ये वर्ड ग्रीक वर्ड से अडॉप्टेड है, और ग्रीक वालों ने ऐसा क्यों सोचा इस बारे में कहीं लिखा नहीं है। हो सकता है करते करते उनको लगा होगा ये रख दो तो रख दिया। इज दैट डन मेरा बच्चा? चलो मेरे साथ फटाफट वापस से रिवाइज करेंगे। हमने सबसे पहले आज आकर के रिसोर्सेस पढ़ा। रिसोर्सेस पढ़ने के बाद हमने पढ़ा इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स में फर्क क्या है। हमारे मन में एक बहुत विचित्र किंतु सत्य प्रश्नों का निर्माण समक्ष आया, आखिर ये इकोनॉमिक्स आता कहां से, लाया किसने, कौन था वो आदमी जिसने हमारे जीवन में इंसर्ट किया। सबसे पहले हमारे देश के सबसे बड़े अर्थशास्त्री जिन्हें कह सकता हूं मैं, चाणक्य, जिन्होंने अपनी बुक अर्थशास्त्र में लिखा था। उसके बाद वो तो चले गए और हमें तो ब्रिटिश आ गए, उन्होंने अपना राज चला लिया। तो एडम स्मिथ, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, इन्हें फादर ऑफ कैपिटलिज्म भी कहते हैं। इन्होंने कहां कहा था? आप बोलोगे सर किसको कहा था, कहां कहा था, बुलाओ उसको। कहीं कहा नहीं था, लिखा था। कहां लिखा था? वेल्थ ऑफ नेशन नाम की एक बुक के अंदर में इन्होंने लिखा था। फिर आपके मन में सवाल उठा, इकोनॉमिक वर्ड ही क्यों? वर्ड इकोनॉमिक कहां से आया? एडम स्मिथ चाहते अपना नाम दे देते, इकोनॉमिक्स क्यों? इकोनॉमिक टेक्निकली उनके भी बहुत पहले का एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, राइट। इकोनॉमिया जो आइकोस और नॉमस से बना हुआ है। आइकोस मतलब हाउस होल्ड, नॉमस मतलब लॉ, एंड दैट्स हाउ इट बिकेम्स। इसको इकोनॉमिया बोला जाता था, बाद में उसके वर्ड को चेंज करके इकोनॉमिक कर दिया गया, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ हाउस होल्ड। ये भी बड़ा होके एमसीक्यू बनेगा। सो इकोनॉमिक is also referred as law of household. Yes, आहो, is it done? चलो जी मालिक, अब ये तो हो गया। अब सर ये बताइए, क्या इकोनॉमिक्स के भी प्रकार होते हैं? जैसे हर चीज का एक प्रकार होता है, क्या इकोनॉमिक्स के भी कोई प्रकार होते हैं सर? क्या इकोनॉमिक्स के भी प्रकार होते हैं? जी हां। गिव द नेक्स्ट हेडिंग, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ये सारी चीजें आपके नोट्स में लिखी है, बट मैं जानबूझ करके उतना ही पार्ट जितना आपके एग्जाम से लिए रिलेवेंट हो सकता है, उतना ही पार्ट नोट्स जानबूझ के आपसे बनवा रहा हूं। टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के कितने प्रकार है? मोटे मोटे तौर पे दो। माइक्रो, मैक्रो। माइक्रो, मैक्रो। यस, मेरे को सच में नहीं समझता, प्लीज मुझे भी बताओगे क्या होता है? कभी पढ़ा है जीवन में? हाँ, माइक्रो में क्या रहता है? स्मॉल यूनिट। जैसे एक इंडिविजुअल, एक हाउस होल्ड, एक बिजनेस, इसको हम कहते हैं माइक्रो। माइक्रो में हम किसकी बात, सॉरी मैक्रो में हम किसकी बात कर रहे हैं? बिग। स्टडी ऑफ अ नेशन, स्टडी ऑफ अ ज्योग्राफी। तो अगर मैं देश के जीडीपी की बात कर रहा हूं, मैं माइक्रो में हूं या माइक्रो में हूं? मैक्रो में हूं। अगर मैं विजय की इनकम की बात कर रहा हूं, मैं एक नॉर्मल दुकान की बात कर रहा हूं,
मैं देश में चलने वाले कॉटन इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, मैं जिनिंग इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, मैं जिनिंग प्रेसिंग इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, पेट्रोलियम इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, मैक्रो। और माइक्रो, अगर मैं किसी एक पेट्रोल स्टेशन की बात कर रहा हूं, माइक्रो। अच्छा, दोनों अलग अलग लेवल पे जरूरी है, मतलब हमें दो ही क्यों पढ़ना है, दोनों पढ़ने जरूरी है। कभी मैंने आपको बता दिया, आपका जो सिलेबस है ये मोटे मोटे तौर पे क्या है, माइक्रो, और कुछ पोर्शन आपको क्या दिया है, मैक्रो, राइट। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन टू यू। हालांकि मोर ऑफ नॉट मैक्रो, मोर ऑफ माइक्रो इज अस टू अस। तो मुझे एक बात बताइए, हमें माइक्रो क्यों दिया जा रहा है? इसका लॉजिक भी मैंने आपको बता दिया, बस टच करने की देरी है। हमें मैक्रो क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा, हमें माइक्रो क्यों पढ़ाया जा रहा है? आई लव यू टू। हमें माइक्रो इसलिए पढ़ाया जा रहा है, देश चलाना है। नहीं नहीं, चला लो, प्रधानमंत्री बन जाओ तुम, हाँ, कांग्रेस का नया लीडर बनना है तुम, कांग्रेस का नया लीडर बनना है तुमको, हाँ, आपका नया लीडर बनना है तुमको? नहीं ना। करना क्या चाह रहे हो तुम जीवन में, बनाना क्या चाह रहे हैं तुम्हें? बिजनेस क्या, बिजनेस के इकोनॉमिक्स पे दिमाग लगाना चाह रहे हैं तुमको। यही तो सबसे बेसिक डिफरेंस बताया ना बाबू तुमको, ओ चम्मी कपूर, यही तो बेसिक डिफरेंस बताया। तुझे देश नहीं चलाना है, तुझे एक कंपनी, एक बिजनेस चलाना है। इसीलिए तुझे मोर ऑफ माइक्रो पढ़ना है, लेस ऑफ मैक्रो पढ़ना है। दिस इज द सोल लॉजिक, दिस इज द सोल लॉजिक। यानी क्लियर है अपने को गांव पंचायती से कोई लेन देन नहीं, गांव पंचायती से कोई लेन देन नहीं। अपना काम है, ये अपना क्लाइंट है, इसका एक बिजनेस है, इसका क्या करना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हमारे को गांव पंचायती से कोई लेन देन नहीं है। हमारे को देश का प्रेम बहुत है, और देश चलाना नहीं है, उसके लिए सेपरेट व्यक्ति है। यस, सो व्हाट इज माइक्रो? मतलब आपने बचपन से, आपके जो बचपन वाले टीचर होंगे, 11th 12th वाले टीचर होंगे, उनने आपको बताया होगा एक पेड़ का स्टडी करना मतलब माइक्रो, और पूरे जंगल का स्टडी करना मतलब मैक्रो। दिस इज द कॉमन रटा रटाया एग्जाम्पल। लॉजिक कोई नहीं बताता, माइक्रो कब पढ़ना, मैक्रो कब पढ़ना। मैंने आपको लॉजिक बताया, आपको देश नहीं चलाना है, आपको क्या करने का है, ऑर्गेनाइजेशन। यही रटा रटाया चीज सुना है तुम लोगों ने भी, एक पेड़ का स्टडी करना माइक्रो, एक पूरे इसका स्टडी करना है। हम क्या जंगली दिख रहे, जंगल पढ़ा रहे हो हमको? हाँ, इधर माइक्रो स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ different individual and organization within an economic system it is always for a small group, it is always for small group. Macro, overall economic phenomenon of economy as a whole. It study large group. बच्चों चलिए मॉडर्न जमाने में आते हैं। एक मोबाइल के कंपनी का स्टडी करना माइक्रो, टेलीकॉम इंडस्ट्री एज अ होल का स्टडी करना मैक्रो। समझ में आ रही बात? हमें क्या पढ़ाया जा रहा है भाई साहब? क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि हमें देश नहीं चलाना, उसका एक बिजनेस चलाना है। इसीलिए आपको मोर ऑफ माइक्रो, हालांकि मैक्रो के कुछ कंसेप्ट आपको डाले गए हैं जो रिलेवेंट पार्ट है माइक्रो से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस यस यस, परफेक्ट बेटा।
चलिए आज यहीं पे खत्म करेंगे, बस मेरे साथ रिवाइज करिए। सबसे पहले हमने आके क्या पढ़ा? रिसोर्सेस। रिसोर्सेस क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि रिसोर्सेस क्या है बेटा? स्केर्ड। और रिसोर्सेस को ही सही तरीके से मैनेज करने को क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक्स। हमने दो तरीके के इकोनॉमिक्स पढ़े, बिजनेस इकोनॉमिक्स, जनरल इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड जनरल इकोनॉमिक्स। आपका नॉर्मल इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? इट इज अ स्टडी फॉर प्रोडक्शन। देश ने क्या प्रोड्यूस करना चाहिए ताकि उसका वेल्थ बढ़े, क्या कंज्यूम करना चाहिए ताकि उसका वेल्थ बढ़े। अब आप मुझे बताइए, कई जगह पे अगर आप देखें, कई जगह पे मैरिजुआना क्या होता है? गांजा। 150 रुपया देगा, याद आ रहा है? गांजा। अगर आप देखें फॉरेन की कई कंट्रीज में उसको बेचना लीगल है, लेकिन इंडिया में अगर उसको लीगल कर दिया ना बेटा, तो इससे ओवरऑल देश का वेल्थ बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। लोग बर्बादी की ओर जाएंगे। समझ में आ रही है बात? तो क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, क्या कंज्यूम करना चाहिए। इसीलिए देखिए इंडिया में कई चीजों के ऊपर बैन है, हम ये चीज नहीं करते हैं, कई चीजों पे बैन है। क्यों? क्योंकि हो सकता है इससे देश की वेल्थ पे फर्क पड़ जाए। एंड ट्रांसफर ऑफ वेल्थ, यही अगर किसी बिजनेस के पास जितने रिसोर्सेज है, इसका कैसे सही इस्तेमाल किया जा सकता है, उसका स्टडी करना इज नथिंग बट बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स का हिस्ट्री क्या है? सबसे पहले भैया चाणक्य जी ने अपनी अर्थशास्त्र बुक के अंदर में भी इसको रेफर किया हुआ है। एट द सेम टाइम देश बदले और उन्होंने एडम स्मिथ को लेकर के आ गए। एडम स्मिथ ने अपनी किताब में लिखा वेल्थ ऑफ नेशन के अंदर में, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ कैपिटलिज्म। इकोनॉमिक वर्ड कहां से आया? ग्रीक के लोगों के पास दो काम थे, उसमें से दूसरा क्या था बेटा? वर्ड्स बनाना। इसीलिए आप देखना कोई भी वर्ड का आपको ओरिजिनेशन ग्रीक ही मिलेगा, राइट? तो मेरे को ऐसा लगता है ग्रीक का इकोनॉमी था, नया वर्ड बना लो। दैट टाइम ग्रीक ओक्योनोमिया, ओक्योस एंड नोमिया हाउस होल्ड, इसे लॉज हाउस होल्ड भी कहा जाता है। इकोनॉमिक दो प्रकार के होते हैं बेटा, माइक्रो मैक्रो। माइक्रो मैक्रो, माइक्रो क्या करता है जीवन में? स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है, किसी एक बिजनेस की बात कर रहा है, किसी पर्सन की बात कर रहा है, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है। मैक्रो पेड़ जंगल, मोबाइल, इंडस्ट्री। समझ में आई बात? एक मोबाइल का शॉप की बात कर रहे हैं, मैक्रो की बात कर रहे हैं। पूरे 5G इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, मैक्रो की बात कर रहे हैं। आर यू गेटिंग? एक मोबाइल दुकान में बिका, माइक्रो। देश में आज 1 लाख मोबाइल बिके, मैक्रो। आप देख रहे होंगे कोविड के अंदर में न्यूज आती थी, आज देश में 25,000 लोग को कोरोना संक्रमित पाया गया। वो हमेशा मैक्रो एंगल पे बताते, क्योंकि वो न्यूज है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यही आपका जो लोकल लेवल वाला न्यूज रहता है, पुणे के पुणे, अहो आज पुण्यामध्ये इतके भेटले हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो मेरा बच्चा, थैंक यू सो मच आज के लिए। आज हम रुकेंगे यहीं पे। एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज आस्क। आगे आएगा, कल आएगा, कल आएगा, कल आएगा। डन मेरे बच्चा? बाय बोलो बच्चों। अच्छा, आपके अगर ये हो गए होंगे तो